यूज इफेक्ट दोबारा से समझते हैं। ठीक है, तो यूज इफेक्ट का बेसिकली काम होता है, जैसे हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट के अंदर पढ़ा था, कंपोनेंट शुड अपडेट। ठीक है, उसी तरह से बेसिकली काम करता है आपका यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट हुक्स अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट। और साइड इफेक्ट से हमारा मतलब क्या है कि भाई एक कंपोनेंट हमने डिफॉल्ट कुछ बनाया, लेकिन लेटर ऑन मैंने उसको बदल दिया। ठीक है, मे बी वो मैंने क्लिक करके मैनुअली अपडेट किया, या वो टाइमर से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट्स। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल होता है, यूज इफेक्ट के थ्रू। और यूज इफेक्ट क्या है, यूज इफेक्ट इज अ हुक विच इज प्रीडिफाइनिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसको हुक्स बोलते हैं हम लोग। तो सम एग्जांपल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स आर लाइक डेटा फैच करना हो, ठीक है, या फिर आपने डायरेक्टली डोम में अपडेशन करना हो, मे बी वो ऑटोमेटिक हो सकता है ऑन लोड के ऊपर, मे बी वो बटन के थ्रू हो सकता है, या फिर एक टाइम के थ्रू। तो यहाँ पर इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो यूज इफेक्ट के थ्रू अचीव होगी। सो यूज इफेक्ट एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट्स, द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल। पहला क्या है, फंक्शन, दूसरा क्या है उसकी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में जो भी हम लोग नेम डिफाइन करेंगे वो वहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल देखेंगे, लेट्स यूज अ टाइमर एज एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पर क्या है, यूज सेट टाइम आउट टू काउंट 1 सेकेंड आफ्टर इनिशियल रेंडर। मान लीजिए कि मेरा एक फंक्शन है, कंपोनेंट है जो रेंडर हुआ, उसके तुरंत 1 सेकेंड के बाद में डेटा उसके अंदर अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेट और इफेक्ट दोनों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट तभी होगा जब आपका स्टेट सेट होगा। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया अपना एक हुक, काउंट और सेट काउंट। काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या है, 0, 0 से शुरू होगा और उसके बाद वो हर 1 सेकेंड पर अपडेट होता जाएगा। बट हम एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं कि वो एक ही बार अपडेट हो 1 सेकेंड के बाद। बट अभी के लिए क्या होगा कि ये चलता रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक मैं इसको बंद ना कर दूं। तो हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर अपनी इस फाइल में इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग एक्सप्रेशन में काउंट को कॉल करते हैं तो इसकी वैल्यू डिफॉल्ट आती है क्या, 0। फिलहाल मैं इसको 5 सेकंड पर सेट कर लेता हूँ इस तरह से, और नीचे लिखेंगे cd कैप्स लॉक ऑफ Feb 25th, एंटर cd my app and npm start। तो क्या लिखा है, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुल, और ये नीचे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये रेंडर हो चुका है। तो क्या लिखा रहा है, 1 टाइम। ठीक है, रिलोड कर लेते हैं, ये 0 है, ये 1 हो गया आपका। ठीक है, चलिए, तो काउंट की वैल्यू में क्या हो रहा है, +1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, मैं इसको भी 1000 पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे काउंट आपको चलता दिखाई दे रहा है, जैसे 1 सेकेंड होता है उसमें +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर आपको टाइमर चेंज करके दिखाया सो दैट कि आपको समझ में आए। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है कि इट कीप्स काउंटिंग इवन दो इट शुड ओनली काउंट वंस। हम चाहते थे कि +1 का इंक्रीमेंट हो 1 सेकेंड के बाद, बट ये अपडेट होते ही जा रहा है।
ठीक है, तो यूज इफेक्ट रन्स ऑन एवरी रेंडर, दैट मीन्स दैट व्हेन द काउंट चेंज अ रेंडर हैपन which then triggers another effect. So this is not what we want, so there are several ways to control when side effects run. So we should always include the second parameter dependency, ठीक है, और एक क्या होता है अपना फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग यहाँ पे चला चुके यूज इफेक्ट के अंदर, जो हमने इस तरह से लिखा हुआ है ये क्या है फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में कोई नेम नहीं है, बट ये डायरेक्ट हमने फंक्शन अपना डिक्लेयर किया हुआ है इसके अंदर। और फंक्शन भी कौन सा है, एरो फंक्शन है, और इसके अंदर हमारा सेट टाइम आउट अपना लॉजिक लगा हुआ मेथड इसके अंदर। वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द सेकंड पैरामीटर व्हिच एक्सेप्ट एन एरे, वी कैन ऑप्शनली पास डिपेंडेंसीज टू यूज इफेक्ट इन दिस एरे। नो डिपेंडेंसी पास कैसा होता है, कुछ इस तरह से, यूज इफेक्ट लॉजिक अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या देख रहे हैं, रन ओनली ऑन द फर्स्ट रेंडर, एक बार चलेगा उसके बाद रुक जाएगा, यानी कि आपने कॉमा लगा के ब्लैंक कैरे रख देना है। तीसरे वाले में हम लोग प्रॉप और उसकी स्टेट को भी पास कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर ये अभी तक 65 टाइम्स रन हो चुका है। हम यहाँ जाके लिखेंगे कॉमा और एक ब्लैंक कैरे डिफाइन कर देंगे, फाइल को सेव करेंगे। अब आप देखेंगे एक बार के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा, रुक गया ना, स्टॉप हो गया। तो पहला स्टेप। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट, पहला वाला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं नो डिपेंडेंसी, सेकंड वाला हम लोगों ने यहाँ पर देखा डिपेंडेंसी ब्लैंक कैरे पास करने के बाद, थर्ड लोग देखेंगे प्रॉप्स एंड स्टेट की वैल्यू को लगाने के बाद। तो यूज इफेक्ट हुक that is dependent on a variable, if the count variable updates the effects will run again। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बनाया अपना एक हुक, यूज स्टेट में सेट किया काउंट हमने लिखा सेट काउंट जो कि 0 रहेगा। हमने एक और हुक बनाया कैलकुलेशन, सेट कैलकुलेशन, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। हमने यहाँ पर एक अपना बनाया सेट कैलकुलेशन, ठीक है, और सेट कैलकुलेशन के हमने क्या लिखा, भाई काउंट की जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर काउंट 1 है तो 1 2 बन जाओ, आपका 2 ही रहेगा। अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा वहाँ पर। तो जो भी काउंट का वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होता जाए, और हमने काउंट को यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, ताकि बार बार ना चलता रहे। पहले वाले एग्जाम्पल में मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं था, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, इसमें क्या हमने कोई वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया होता, नहीं, हमने सीधे काउंट को ही इसमें सेट कराया हुआ। तो यहाँ पर हमने जाके लिखा काउंट। अब क्या होगा, काउंट का जो भी वैल्यू होगा 1 2 जो भी वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ से जब हम लोग बटन पे क्लिक करें तो काउंट की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट होगा। पहले टाइमर से होता है, इस बार हम मैनुअली करेंगे, बस आपका मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट नीचे आपको डिस्प्ले होता रहेगा। चलो ट्राई मार के देखते हैं, कॉपी पेस्ट। तो सेट कैलकुलेशन जो है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस तरह से काम करता है हमारे लिए। यहाँ जाइए, काउंट क्या है 0, कैलकुलेशन क्या है, दोनों को हमने यहाँ पर 0 सेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 तो आपको 1 1 वहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे 1 हुआ तो क्या हो गया 2 हो गया, है ना। फिलहाल 0 रखते हैं। तो चलिए काउंट की वैल्यू 1 तो ये 2 हो गया, 2 करेंगे तो 4 जाएगा, 4 करेंगे इस तरह से चेंज होता जाएगा, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 से मल्टीप्लाई, इस तरह से। तो एक जैसे एग्जांपल है कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर अपना स्टेट और प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। हमने अभी अपना स्टेट को पास किया है। So if there are multiple dependencies, they should be included in the use effect dependency arrow, ठीक है, array। तो यहाँ पर आप कॉमा लगा के मल्टीपल चीजें पास कर सकते हो array के अंदर। बात करते हैं इफेक्ट को क्लीन अप करने के लिए। So some effect requires clean up to reduce memory leak। अगर आप नहीं हटाओगे तो वो अननेसेसरी मेमोरी में रहेगा डोम की, और मैं नहीं चाहता कि मेरे डोम को अननेसेसरी हैवी करता रहे। सो टाइम आउट्स, सब्सक्रिप्शंस, इवेंट लिसनर एंड अदर इफेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड शुड बी डिस्पोज। मतलब जो उससे कराना था वो काम हो गया, उसका खत्म हो जाए। तो वी डू दिस बाय इंक्लूडिंग अ रिटर्न फंक्शंस एट द एंड ऑफ द यूज इफेक्ट हुक। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर क्या टाइमर है, ठीक है, तो मेरा टाइमर अपना काम करे, उसके बाद में अपना खत्म हो जाए। एक बार काम हो गया बंद हो जाए। देखो
पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या करा, टाइमर को रोक तो दिया इस वाले से, बट टाइमर अभी भी डोम की मेमोरी में है। तो हम ये चाहते हैं कि वो एक बार इंक्रीमेंट करके अपना नल और वॉइड हो जाए, उसका कोई काम अब बचा नहीं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब PHP पढ़ते थे तो बैकएंड को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कनेक्शन क्लोज। वैसे ही हम कुछ यहाँ पर अपना देख रहे हैं। तो क्या करेंगे इफेक्ट क्लीनअप के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंट हमने डिफाइन किया, यूज इफेक्ट हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है। पहले हमने क्या करा, डायरेक्ट लिख लिया था, ठीक है, इस बार हमने लिखा टाइमर। तो बस यहाँ पर हम लोग रिटर्न में क्या करेंगे, टाइमर को पास कर देंगे, टाइमर का काम खत्म हो गया, क्लियर कर दो उसको, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच से आउटपुट सेम आएगा, लेकिन आपकी मेमोरी जो है वो अननेसेसरी यूज में नहीं रहेगी, ठीक है। ये लीजिए, एक बार चला काम कर, ठीक है। तो आपको एक वेरिएबल में रखकर सेट टाइम आउट को रन करना है, ना कि डायरेक्ट। और जिस वेरिएबल को आपने यहाँ पर डिफाइन किया सेट टाइम आउट के लिए, उसी को आपने क्लियर टाइम आउट में डिफाइन करना है। तो इससे अब ये लॉजिक जो है मेमोरी में चलता नहीं रहेगा इसकी, ठीक है। सो टू क्लियर द टाइमर वी हैड टू नेम इट, तो हमने नेम रखा है टाइमर, अदरवाइज आप सेट टाइम आउट को क्लियर टाइम आउट में नहीं डाल सकते हो। तो किसी वेरिएबल में आपको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, तब ये काम करेगा आपके लिए। बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट हुक की। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट is a way to manage states globally, ठीक है। So it can be used together with the use state hook to share state between deeply nested components more easily than with use state alone। तो use state से भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपोनेंट है और मुझे डी कंपोनेंट में कुछ भेजना है, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिखाया हुआ था टूल्स वाला, तो हम लोग पेरेंट में ऐड करते, चाइल्ड में डेटा हमारा पहुंच रहा है। तो इसको जरा समझते हैं, पहले समझेंगे प्रॉब्लम क्या है। स्टेट शुड बी हेल्ड बाय द हाईएस्ट पेरेंट कंपोनेंट इन द स्टैक दैट रिक्वायर्स एक्सेस टू द स्टेट। टू इलस्ट्रेट, we have many nested components. The component at the top and bottom of the stack need access to the state. To do this without context, we will need to pass the state as props through each nested component. This is called prop drilling. अब मेरे पास मान लो कि 5 कंपोनेंट है, तो आप क्या करोगे, हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाया यूजर, और सेट यूजर में जाके मैंने क्या लिखा हुआ है, एपटेक लिमिटेड, और ये है मेरा कंपोनेंट 1। ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी स्टेट पास करते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है उस पर डिफाइन होती है, ठीक है, सेटिंग। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, हाईएस्ट पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, इन स्टैक। इससे मतलब जो एक के नीचे एक हम लोग चीजें करते हैं, साइड बाय साइड मतलब जो हमारे जैसे डिव को हम लोग डिस्प्ले फ्लैग्स करते हैं, सब साथ में आ जाती हैं चीजें। हम स्टैक की बात करें तो पहला कंपोनेंट है, फिर दूसरा कंपोनेंट है। तो मैनुअल वाला जो पुराना तरीका है वो पहले कैसे होता था, हमने यहाँ पर अपना क्या करा, स्टेट सेट किया, हमने यहाँ पर बैकटिक में लिखा हेलो, यहाँ पर हमने लिखा यूजर, और जो भी यूजर है वो आपको रिटर्न आ जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या करा, कंपोनेंट 1 जो है उसके अंदर हमने किसको कॉल करा है, 2 को, और 2 के अंदर भी हमने यूजर को पास किया हुआ है, फिर हमने 3 को यहाँ पर पास किया हुआ है, ठीक है, 4 के अंदर पास किया, 5 पर जाके हम लोग यहाँ पर दोबारा से चेक करें क्या यहाँ पर ये री-रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंपोनेंट नंबर 5 जो है मुझे रिटर्न करेगा हेलो एपटेक लिमिटेड अगेन, ठीक है। ये तरीका गलत है, सही नहीं है, आउटपुट तो आएगा आपका। हम चला के देखते हैं इसको, सेव करिए और ब्राउजर में आ जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे हेलो एपटेक लिमिटेड, हेलो एपटेक लिमिटेड अगेन, यानी कि मैंने 1 से डेटा 5 तक कॉल करा दिया। हेलो, हाँ जी, तो हमने नंबर 1 से डेटा कहाँ तक पहुँचा दिया, पास करके नंबर 5 तक। कैसे गया डेटा हमारा, हमने यहाँ पर कंपोनेंट 1 यानी कि जो हाईएस्ट हमारा कंपोनेंट है उसमें पास किया यूजर, सेट यूजर। तो सेट यूजर इज ऑप्शनल, बट लिखना पड़ता है, चाहे यूज करें या ना करें हम लोग, ठीक है। हमने यहाँ से इसको H1 में कॉल कराया और इसकी वैल्यू जो वो यहाँ पर सेट है। फिर हमने कंपोनेंट 1 में कंपोनेंट 2 को रेंडर किया, तो हमने एज एट्रीब्यूट इसको डिफाइन करते जा रहे हैं सभी में, और इस तरह से डेटा हमारा नीचे तक पहुँचता है। अब क्या होता है, इवन दो कंपोनेंट 2 और 4 डिड नॉट नीड द स्टेट, भाई देखो किसको चाहिए थी, नंबर 5 वाले को, तो भाई 2, 3, 4 की क्या गलती है, उनकी तो कोई गलती नहीं, इन्हें क्यों बता रहे हो। तो
इसी चीज़ का सॉल्यूशन है यूज कॉन्टेक्स्ट। हम सीधे जिसको देना उससे बात करेंगे ना, ये मीडिएटर क्यों चाहिए हमें काम के बीच में, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में ऐसा समझते हैं, तो जिससे काम है सीधे उससे बात करो, है ना। तो दे हैड टू पास द स्टेट अलोंग सो दैट इट कुड रीच कंपोनेंट 5। तो एक दूसरे को बता के हम लोग डेटा नंबर 5 तक पहुंचा रहे हैं कि भाई ये डेटा जो है आगे पास कर दो, वो उसको ले रहा है उसको दे रहा है। तो सोल्यूशन क्या है, द सोल्यूशन इज टू यूज कॉन्टेक्स्ट। हमने यहाँ पर एक अपना नया हुक कॉल किया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। द टू क्रिएट context you must import create context and initialize it. Next we will use the create context provider to wrap the tree of components that need the state context. तो चलिए यहाँ पर हमने क्या करा, component 1 सब कुछ पहले की तरह सेम है, बस हम यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं कि बार यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू यूजर, ठीक है। और यहाँ पर हमने h1 को कॉल किया, यूजर की वैल्यू यहाँ पर एपटेक लिमिटेड है। कंपोनेंट 2 को हमने बोला यहाँ से यूजर इक्वल टू यूजर को हमने पास कर दिया। अब क्या होगा, नाउ ऑल द कंपोनेंट इन दिस ट्री विल हैव एक्सेस टू द यूजर कॉन्टेक्स्ट। यानी कि अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। बस आप यहाँ पर जाके इसमें डिफाइन कर देंगे, जैसे कि हमारा कंपोनेंट नंबर 5 यूजर को कॉल करो और यहाँ पर यूजर हमारा डिस्प्ले होगा। लेकिन अब फायदा क्या होगा, जब आप पूरा एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या मैंने 2 में कुछ लिखा हुआ है, क्या मैंने 3 में कुछ लिखा है, क्या 4 में कुछ अवेलेबल है, नहीं है ना। सीधे 1 में पास हुआ, 2 में हमने यहाँ पर इसको बताया और यहाँ पर अपने आप डेटा मेरा पहुँच गया नीचे। बस हमने क्या बोला, कांस्टेंट यूजर इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो आपको सभी में डेटा इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, एक दूसरे में ड्रिल करके डेटा पास कर रहे हो। ये सही अप्रोच है, सीधे जिसमें डेटा भेजना है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इस एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हम इसको रन करते हैं सेम आउटपुट आएगा, देयर इज नो चेंज, लेकिन आपका काम भी आसान तरीके से हो रहा है। हर एक में बताने का कोई चक्कर ही नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन जा रहे हैं कंपोनेंट। क्या फंक्शन को रिमूव कर दें, क्यों बनाया है, हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने कंपोनेंट है, 5। लेकिन मैं नंबर 5 में डेटा नंबर 1 से पहुँचा रहा हूँ, लेकिन उसके बीच में 3 कंपोनेंट और हैं, 2, 3, 4, बट हम 5 के पास डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बताने के लिए कि भी अगर आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक फाइल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कैसे भेजोगे। तो डेटा अब आप इन सबके आर पार निकाल पा रहे हो बिना इन्हें बताए। ये है एग्जांपल, ठीक है। उसको हटाने से रखने से, इस कोड छोटा करना, एरो बना ले और छोटा हो जाएगा। सिंगल स्टेटमेंट ही तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, तो और छोटा हो जाएगा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, एरो बना दे ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू क्या है, यूजर, ठीक है। और हम यहाँ से h1 के अंदर प्रिंट करा रहे हैं यूजर की वैल्यू को, विच इज एपटेक लिमिटेड। बस कंपोनेंट 2 में मैंने यूजर को डिफाइन किया जो उसके जस्ट बाद वाला है। बस 2 को 1 में कॉल कराओ, 3 को 2 में कॉल कराओ, 4 को 3 में कॉल कराना है, 5 को 4 में कॉल कराना है, 5 वाले में और कुछ नहीं कराना है बस, क्योंकि आगे कोई कंपोनेंट बचा नहीं। तो कंपोनेंट 1 को रेंडर करा, 5 तक के सारे कंपोनेंट एक साथ रेंडर भी हो गए, 5 पर डेटा भी पहुंच गया सिर्फ 1 से, ठीक है। अब आपके पास पुराना वाला तरीका नहीं कि सब में लिख लिख के बताओ एट्रीब्यूट की तरह, वो काम नहीं करना है, वो सही प्रैक्टिस नहीं है। बात करेंगे यूजर रेफरेंस की। यूज रेफरेंस हुक किस तरह से काम करता है इसको समझें। यूज रेफरेंस हुक्स अलाउ यू टू persist value between render. It can be used to store a mutable value that does not cause a re-render when updated. So it can be used to access a DOM element directly. अब do not cause re-render, तो यहाँ इसको समझिए। If we tries to count how many times our application renders using the use state hook, we would be caught in an infinite loop since this hook itself cause a re-render. Spelling mistake है, hook है। To avoid this, we can use the use reference hook. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने use state, use effect, use reference तीनों को कॉल किया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना hook सेट किया, इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या नल, मतलब
इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो इनपुट वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग आएगी क्योंकि मैंने डबल कोट रखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक हमने वेरिएबल बनाया काउंट, जिसमें हमने रेफरेंस को कॉल करा दिया और रेफरेंस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 0। इफेक्ट के अंदर हमने जाके बताया कि भाई जो काउंट है उसकी डॉट करंट, हमने उसका बोला कि काउंट डॉट करंट की वैल्यू +1 का इंक्रीमेंट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इनपुट टाइप, ठीक है, टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने इनपुट वैल्यू को हमने यहाँ पर कॉल करा दी, इसकी बाइंडिंग इसके साथ होगी। अब जब आप इसमें टाइप करना स्टार्ट करो तो सेट इनपुट वैल्यू को हमने यहाँ पर कॉल करा दिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट जो भी इसकी वैल्यू वो मुझे रिटर्न कर दो। अब रेंडर काउंट पे क्या होगा, काउंट डॉट करंट, जैसे आप लिखोगे, ठीक है, तो आपको नीचे टाइप करते हुए बताता रहेगा कि आपने क्या टाइप किया, उसके ऊपर कौन सा मतलब एक बार टाइप किया, 2 बार टाइप किया, 3 बार टाइप किया, वो नंबर मुझे रिटर्न आएगा इसमें। जरा चला के देखो क्या हो रहा है। तो रेंडर काउंट क्या 0, मैं यहाँ जाऊँगा, जैसे मैं लिखा ए, एक हो गया RENA, तो मुझे काउंट यहाँ पर रिटर्न आ रहा है इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पर क्या है दोबारा से समझिए, इफ वी ट्राइज टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स आर एप्लीकेशन रेंडर्स यूजिंग द यूज स्टेट हुक, वी वुड बी कॉट in an infinite loop since this hook itself causes a re-render. To avoid this, we can use reference hook. अब use reference only returns one item. It returns an object called current. ये predefined है, ध्यान रखना, ठीक है। So when we initialize use reference, we set the initial value use reference 0, ठीक है। It is like doing this constant count equal to count की वैल्यू जो है हमारी करंट में क्या है 0 है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। We can access the count by using count dot current. अब accessing DOM element की बात करते हैं। In general, we want to let React handle all DOM manipulation, but there are some instances where use reference can be used without causing issues. In React, we can add a reference attribute to an element to access it directly in the DOM. Use reference को हमने यहाँ पर इस बार डिफाइन किया हुआ है। इनपुट एलिमेंट को हमने बताया यूजर रेफरेंस। फोकस एलिमेंट जैसे ही होगा हमारा, तो इनपुट एलिमेंट डॉट करंट डॉट फोकस हमें वहाँ पर रिटर्न आए। तो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा फील्ड क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ट्राई करके देखेंगे। Tracking state changes. Use reference hook can also be used to keep track of previous state. This is because we are able to persist use reference value between renders. So यहाँ पर state, effect और reference तीनों का हम लोग use देख रहे हैं। अगेन यहाँ पर मैं input value, set input value को define किया हुआ है। पता लगाना चाहते हैं previous input value जो हमने उसमें देखा था, ठीक है। तो component before update किया और after update किया जो हमने उसमें class component में देखा था। तो हम यहाँ पर पता लगाना चाहते हैं प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस इनपुट वैल्यू क्या है, तो जैसे मैं अगर यहाँ लिखूंगा ए तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं लिखूंगा आर तो मुझे बताएगा ए थी पहली वैल्यू। अगर मैं लिखूंगा ई तो प्रीवियस वैल्यू मुझे बताएगा कि आपकी आर थी उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से प्रीवियस वैल्यू फैच कर पाओगे इसमें। तो प्रीवियस इनपुट वैल्यू यूज रेफरेंस हमारा है ब्लैंक, हमने यहाँ पर लिखा प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट में क्या पास कर दो, इनपुट वैल्यू। तो जो भी इनपुट वैल्यू का डेटा आप टाइप कर जाओगे वो प्रीवियस में एक लेटर पीछे का आपको बताते जाएगा। अभी क्या है, करंट और प्रीवियस कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो करंट वैल्यू ए आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने लिखा आर, तो देखो यहाँ पर करंट वैल्यू क्या है, ए आर। अभी हम इसे यहाँ होता है ना, प्रीवियस वैल्यू जो आर से पहले थी वो ए थी, ठीक है, ई एन ए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट से निकाल लिया, वहाँ पर हम लोगों ने बटन से क्लिक करके अपडेट करके पता करते हैं पहले डेटा क्या था और अभी डेटा क्या है, तो बटन वाला लॉजिक भी आप लगा सकते हो उसके ऊपर। This time we use a combination of use state, use effect and use reference to keep track of the previous state. So in the use effect we are updating the use reference current value each time the input value is updated by entering text into the input field. तो जैसे सब इनपुट में टाइप करते जाओगे, यहाँ पर आपका प्रीवियस जो डेटा था वो आपको बताते जाएगा कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी हमारी, ठीक है। तो जो क्लास कंपोनेंट के अंदर फीचर है वही सारे हुक्स के अंदर भी आते हैं, इसलिए क्लास कंपोनेंट अब यूज नहीं होते, सब फंक्शन में स्विच कर चुके हैं चीज़।
फिर आता है रिड्यूसर, इसकी बात करेंगे। द यूज रिड्यूसर हुक is similar to the use state hook. It allows for custom state logic. If you find yourself keeping track of multiple pieces of state that rely on complex logic, use reducer may be useful. So syntax इसके अंदर भी दो चीजें चलेंगी, reducer और initial state. So use reducer hook accept two arguments. The reducer function accept your custom state logic and the initial state can be simple value but generally will contain an object. Use reducer hook returns the current state and a dispatch method. Here is an example of use reducer in a counter app. तो यहाँ पर हमने अपना बनाया है use reducer को import करा दिया इधर। यहाँ पर मैंने लिखा initial to do's, यहाँ पर हमने एक अपना object बनाया जिसमें id 1 है, title to do 1 है, complete status true या false। इसी तरह से 2 है, इसी तरह से 3 यहाँ पर, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने एरे के अंदर बनाए हुए हैं। अब ये चेक करते हैं हम लोग। हमने क्या लिखा, कांस्टेंट रिड्यूसर इक्वल टू स्टेट और एक्शन। हमने यहाँ से स्विच कराया एक्शन डॉट टाइप केस कंप्लीट रिटर्न यहाँ से करेंगे स्टेट डॉट मैप में टू डू, हमने इसको रिपीट किया तो जितनी बार भी होगा ये आपका चल जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन टू डूज है जिसके अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टू डूज और डिस्पैच, और रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर और इनिशियल टू डूज की वैल्यू को पास कर रहे हैं इसमें। हैंडल कंप्लीट को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे भाई, अगर है तो अपना आईडी वगैरह जो वो मुझे रिटर्न करे उसके अंदर। तो एक बार इसको ज़रा यहाँ से करूँ कॉपी और इधर कराइए इसको कॉल, सेव करिए और ब्राउज़र पे चेक करिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्या हो गया, वैल्यू फॉल्स से अब ट्रू हो गया, डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है फॉल्स है। तो चलो मैं एक को अगर ट्रू करके दिखाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो देखो मैंने बोला टू डू 1 जो पहले उससे हो रखा है, बुलियन में हमने क्या कर दिया ट्रू कर दिया, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू आएगा, है ना। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे देखो फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स का समझ आएगा, वुल वैल्यू यानी कि चेक्ड अनचेक्ड वाली बातचीत चल रही है उसके अंदर। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं यहाँ पर। So this is just the logic to keep tracking of to-do's complete status. All of the logic to add, delete and complete a to-do could be contained within a single use reducer hook by adding more actions. तो जैसे मैं इसके अंदर आपको कोड वगैरह जब परफॉर्म करके दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा क्रिएट रीड अपडेट डिलीट किस तरह से काम करेंगे इसमें। बात करते हैं कॉल बैक। So the React use callback hook returns a memoized callback function. So think of memomization as caching a value so that it does not need to be recalculated. So this allows us to isolate resource intensive functions so that they will not automatically run on every render. So use callback hook only runs when one of its dependencies is updated. अगेन ये भी आपकी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे हमने मेमो पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द यूज कॉलबैक एंड यूज मेमो हुक्स आर सिमिलर। द मेन डिफरेंस इज दैट यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोमाइज्ड वैल्यू एंड यूज कॉलबैक रिटर्न्स अ मेमोमाइज्ड फंक्शन। मेमो वैल्यू रिटर्न करता है, ये आपका फंक्शन रिटर्न करता है, ये मेजर डिफरेंस आता है। चलो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, क्यों हमें कॉलबैक को यूज करना है। वन रीजन टू यूज कॉलबैक इज टू प्रिवेंट अ कंपोनेंट फ्रॉम री-रेंडरिंग अनलेस इट्स prop have changed. So in this example you might think that the to-dos component will not re-render unless the to-dos change. तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा से देख रहे हैं इस पार्ट को। ये हमने यहाँ बनाया और यहाँ जाके हमने इसको किया कॉल और todos.js हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं मेमो के अंदर हम लोगों ने इसको पिछली वाली क्लास में ऑलरेडी इस तरह से पास कराया हुआ है। तो पिछली बार हमारा से टू डू आया था, इस बार हम लोग अपना ऐड टू डू भी डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए इधर आ जाते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ से हमने करा ऐड टू डू और यहाँ से हमने काउंट करा लिया अपना। ठीक है, तो दोनों जगह पर हमारा काम चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या है, ट्राई रनिंग दिस एंड क्लिक द काउंट इंक्रीमेंट
increment button, you will notice that the to do's component re-render even when the to do's do not change. जैसे कि यहाँ से प्रेस कर लेंगे हम लोग F12 और पूरी ऐप को शुरू से चलाते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग नीचे कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखा था, चाइल्ड रेंडर। अब चाइल्ड कौन है, ये या ये? तो ऐड टू डू इज अ चाइल्ड। तो मैं मान लो अगर यहाँ पर काउंट की वैल्यू को 1 कर रहा हूँ तो क्या लिखा रहा है हर बार, चाइल्ड रेंडर, ठीक है। जबकि काउंट का जो मेरा लॉजिक लगा हुआ है वो तो यहाँ था इंडेक्स डॉट में, ठीक है, और टू डूज के अंदर वाला जो काम है वो ऊपर हो रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर ऐड टू डू पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ करूँ तब भी चाइल्ड रेंडर, यहाँ करूँ तब भी चाइल्ड, तो फायदा क्या? इसी का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि कैसे इसके साथ डील किया जाए। So you will notice that the to-dos component re-render even when the to-dos do not change. जब मैं +1 करूँ to-do में तो कोई changes हो ही नहीं रहा, तो उसको re-render नहीं होना चाहिए। So why does this not work? We are using memo. So the to-dos component should not re-render since neither the to-do state nor the add to-do functions are changing when the count is incremented. So this is because of something called referential equality. So every time a component re-render, its function get recreated. Because of this, the add to do function has actually changed. तो solution पे बात करते हैं। To fix this, we can use the use callback hook to prevent the function from being recreated unless necessary. So use the use callback hook to prevent the to do's component from re-rendering needlessly. तो इस वाले में आप यहाँ पर ये देखें, और एक हमारे पास ये वाला पार्ट है। तो मेमो वाले में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यूज कॉल बैक। पहले वाले पार्ट में आपने देखा था सिर्फ स्टेट के साथ, इस बार हम लोग कॉल बैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐड टू डू हो रहा है तो हम लोग यूज कॉल बैक को यहाँ पर चलाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ से करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पर करेंगे इंडेक्स में कॉल, सेव कर लेंगे, ब्राउजर में आ जाएंगे, कंसोल ओपन रखेंगे, चाइल्ड हमारा रेंडर हुआ है साथ में, क्योंकि डेटा आ रहा है तो चाइल्ड रेंडर हो गया। अब मैं यहाँ से +1 करता हूँ, क्या मेरा चाइल्ड रेंडर हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर मैं ऐड टू डू करूँगा तब चाइल्ड रेंडर होगा ना। तो क्लियर हो गया? इस तरह से आपका कॉल बैक वर्क करेगा इसके अंदर। सो नाउ द टू डूज कॉम्पोनेंट विल ओनली री रेंडर व्हेन द टू डूज प्रॉपर्टीज चेंज, ठीक है। प्रॉपर्टीज मींस प्रॉपर्टी, जैसे टू डू 1, टू डू 2, टू डू 3। अब मेमो को समझेंगे। The React use memo hooks return a memomized value. Think of memomization as caching a value so that it does not need to be recalculated. So use callback hook only runs when one of its dependencies updated. Again, this can improve your performance. So the callback and memo जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक हमें वैल्यू रिटर्न करता है, एक हमें फंक्शन रिटर्न करता है। परफॉर्मेंस, use memo hook can be used to keep expensive resource intensive functions from needlessly running. So in this example we have an expensive function that runs on every render. So when changing the count or adding a to do, you will notice a delay in execution. अब a poor performing function को हम लोग जरा समझते हैं। The expensive calculation functions run on every render. हमने एक function बना रखा है अपना expensive calculation करके कुछ इस तरह से। तो देखो क्या हो रहा है, हमने स्टेट को कॉल किया, काउंट की वैल्यू 0 होगी और जैसे ही उसमें हम लोग प्लस करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काउंट का इंक्रीमेंट का लॉजिक वगैरह सब लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार ज़रा इसको पहले चला लो, फिर मैं आपको उसका कोड भी समझा देता हूँ कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। तो देखो बातचीत चल रही है रिएक्ट की, तो चीज़ों को होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं जब फाइल को लोड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ एक तो लोडिंग में टाइम लग रहा है ना ऊपर। अब मान लो कि मैंने यहाँ से काउंट पर किया 1, तो देखो टाइम लगा और बहुत देर के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल क्या करा हमने ना, वैल्यू पीछे इतनी ज़्यादा रख दी ताकि डेमोन्स्ट्रेट कर पाए आपको कि भाई कितना टाइम लगा। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन चलाई लूप के अंदर, ठीक है। i = 0 और i is less than, हमने काफ़ी बड़ा नंबर दे दिया उसको, है ना, और इंक्रीमेंट करा दिया और नंबर की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट कराना है और रिटर्न करना है क्या नंबर है। और नंबर जो है वो हमारा यहाँ पैरामीटर में सेट हो रखा है। नंबर को हम लोग ऊपर चेक करा रहे हैं भाई क्या नंबर है अपना। तो क्या हो रहा है कि हर बार जब क्लिक कर रहे हैं तो ये बड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है। ऐसे अगर आप ऐड टू डू करोगे तो
बड़ी लेट आ रहा है। और रिएक्ट में इतना लेट अगर डेटा आएगा फिर तो हो गया काम, है ना। तो चलो जरा पूरे कोड पे एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर मिल रही हैं। तो पहला क्या स्टेट, इसको तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। लेटेस्ट अपना जब से 16.8 चल रहा है। इस ऐप में इस फाइल में हमारा जो कंपोनेंट वो क्या है, मेन ऐप। अब ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमने नोटिस किया एक लिखा था एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, ये हमने अपना यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया था नंबर, और हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग ट्रिपल डॉट क्यों लगा कर कि प्रोसेसिंग हो रहा है फिर डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे करना चाहे वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू को हम लोग लेस देन इतना रख रहे हैं, ठीक है। और जैसे उसमें आप कुछ +1 होगा तो आपको इंक्रीमेंट उसका अपडेट मिल जाएगा। ऊपर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट है, काउंट एंड टू डूज। कैलकुलेशन हमने एक वेरिएबल अपना डिफाइन किया और एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बोला उसको, काउंट। भाई यहाँ पर नंबर था, लेकिन जैसे ही काउंट बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा तो हमने काउंट को अपडेट करा दिया, तो यानी कि आपके उस लूप के अंदर +1 का इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर कांस्टेंट इंक्रीमेंट एरो फंक्शन, हमने लिखा सेट काउंट, ठीक है। हमने सी की जो भी वैल्यू उसमें +1 का इंक्रीमेंट करा दो। ऐसे ऐड टू डूज के अंदर जो भी हमारे टू डूज हैं तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है और नया टू डूज में डाल दो, तो पुराना भी रहेगा और नया भी उसके अंदर आता रहेगा। तो टू डूज डॉट मैप हमने यहाँ पे लिखा टू डू इंडेक्स और रिटर्न कराया पी ओ इंडेक्स और टू डू की आपकी वैल्यू क्या है, और बटन पर आपका ऐड टू डू काम करेगा। ये तो हो गया ये वाला काम ऐड टू डू का। ये हो गया आपका जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा था, काउंट का जो भी वैल्यू होगा डिफ़ॉल्ट ये आएगा, प्लस जैसे बटन से आप प्रेस करोगे +1 तो आपका काउंट की वैल्यू में एक +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके अंदर, और आपका टोटल आपका कैलकुलेशन का नीचे लिखा आएगा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में क्या आया। तो अकाउंट की वैल्यू 2, 3, 4 वो आपकी यहाँ बढ़ रही है, और नीचे वाला जो पार्ट है आपका एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वो आपका कैलकुलेट होकर आपको रिटर्न कर रहा है इसमें डेटा। तो ये काफ़ी एक स्लो ऐप हमारी बन चुकी है, ठीक है। रिलोड कर लेते हैं दोबारा से, ये कैलकुलेटिंग हो गया, हमने क्लिक करा, ये डेटा आया, पीछे देखो इमीडिएट आ रहा है लेकिन आगे लेट हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो मेमो की बात करेंगे। टू फिक्स दिस परफॉर्मेंस इशू वी कैन यूज द यूज मेमो हुक टू मेमोराइज द एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन। दिस विल कॉज द function to only run when needed. So we can wrap the expensive function call with useMemo. The useMemo hook accepts a second parameter to declare dependencies, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं. To the expensive function will only run when its dependencies have changed. तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, मेमो के अंदर एक्सपेंसिव को पास कर देंगे, जहाँ पर हमने एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को पहले डायरेक्ट लिखा हुआ था. बट मेक श्योर कि ऊपर मेमो को डालना ना भूले. बस यहाँ चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है, और आपका ऐप देखो फास्ट हो गया. नीचे मैं कोई नंबर कम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा. और ये लो, इधर आ जाइए, ऐप आपकी लोड. अब जरा यहाँ से प्लस करो. नहीं, अब लेट क्यों है? लेट तो नहीं होना चाहिए. काउंट 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 काउंट. हाँ ठीक है. तो इस वाले में डेटा ज़्यादा रखा हुआ है तो ये आपका स्लो चलेगा. ऊपर वाला जहाँ पहले देख रहे थे हमने एग्जांपल में, ये भी लेट आ रहा था हमारा डेटा. अब ये क्विकली काम करे. ज़रा एक अंडू करके दोबारा से समझेंगे चीज़ों को. कंट्रोल एस, ये आपका रीलोड होगा. पहले ऐड टू डू भी हमारा उसके चक्कर में स्लो हो रहा था. अब जो हमारा ऐड टू डू है वो काफ़ी पहले से फास्ट हो चुका है. ठीक है, ये देखिए फटाफट क्लिक पर डेटा आएगा. तो ये तो नीचे जानबूझ के हमने नंबर इतना बड़ा रखा है ताकि उसके हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाई दे. तो खैर इतने सारे प्रोडक्ट एक बार में कोई किसी को नहीं दिखाता है. ये जस्ट एग्जांपल है, दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए. बात करेंगे कस्टम हुक. कस्टम हुक यानी कि यूजर डिफाइंड हुक. सो हुक्स आर रीयूजेबल फंक्शन. So when you have component logic that needs to be used by multiple component, we can extract that logic to a custom hook. So custom hook starts with use. Example use fetch. ठीक है, तो use कीवर्ड लगाना ना भूले. use आपके कस्टम हुक में लगेगा ही लगेगा. जैसे हमने बनाया काउंट तो सेट काउंट, तो सेट लगाना मैंडेटरी है. ठीक है. तो बिल्ड अ हुक.
So let's build a custom hook that fetch data from an API, जो API से डेटा फैच करके देते हैं आपको। तो जेसन प्लेस होल्डर हमारे पास अपना रहता है एक API, हम इसकी बात कर लेते हैं और यहाँ से आपको API मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बनाया स्टेट और एक क्या बनाया इफेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अगर हमें किसी API से डेटा लेना हो, टाइमर पर डेटा अपडेट करना हो या डोम को हमें डायरेक्टली अपडेट करना हो, तभी हमें बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट आती है। सो इन द फॉलोइंग कोड वी आर फैचिंग डेटा इन आवर होम कंपोनेंट एंड डिस्प्लेइंग इट, ठीक है। एंड वी विल यूज द जेसन प्लेसहोल्डर सर्विस टू फैच फेक डेटा। दिस सर्विस इज ग्रेट फॉर टेस्टिंग एप्लीकेशंस व्हेन देयर इज नो एग्जिस्टिंग डेटा। तभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है API, तो हम लोग यहाँ से डेटा फैच करेंगे। So use the JSON placeholder service to fetch fake to-dos item and displays the title on the page। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको to-dos दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे to-dos हमारे पास अवेलेबल है। टोटल 200 to-dos है। तो ID हो जाएगा की, है ना। जब भी हम लोग लूप चलाते हैं, मैंने आपको बताया था की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हमें लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर बनाया डेटा सेट डेटा, तो अगेन नेम कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग डेटा फैच कैसे, नाम यहाँ पर डेटा रख दिया। बाय डिफॉल्ट स्टेट की वैल्यू क्या रखी हमने, नल। यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, फैच, ठीक है। फैच में हमने बताया अपना API का पाथ। तो देखो यहाँ पर यही है ना टू-डूज, ये पूरा पाथ आपने यहाँ पर लाके डाल देना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अगेन फंक्शन है, ठीक है। तो चाहो तो इसका कोई नेम रखना चाहो तो रख सकते हो, बट अगर हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर चला रहे हैं तो मुझे किसी नेम की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आएगा फैच, देन रिस्पॉन्स हम लोग अपने एक पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डॉट जेसन, क्योंकि जितना भी मेरा रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्म में है ना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, देन जो डेटा है उसको सेट डेटा में डाल दो, ठीक है। और उसका नाम हमने डेटा सेट कर लिया अपना। अब यहाँ से ये बार बार ना चले तो अपना ब्लैंक एरे डिफाइन कर लेना है। अब रिटर्न करेंगे, मैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास सेट डेटा जो है वो डेटा है, डेटा एंड डेटा डॉट मैप, इसका हमने नया नाम रख दिया आइटम। हमने रिटर्न करा पैराग्राफ, पैराग्राफ में की इक्वल टू आइटम डॉट ID, नया नेम हमारा आइटम है। उसके अंदर हमारे पास फील्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि ID और टाइटल। ये देखो ID और टाइटल दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। और बस यहाँ के आपने इसको रन कर लेना है। जैसे आप इसको रन करेंगे, आपका जो भी डेटा उसके अंदर अवेलेबल होगा, ये देखो आ गया API से। तो API चलाना सीख गए। तो फैच करना बड़ा आसान है, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, सीधे API बताओ और काम अपना हो जाता है इसके अंदर। सो द fetch logic may be needed in other component as well, so we will extract that into a custom hook। अब इसको कस्टम बनाते हैं, अभी तक कस्टम नहीं है। अभी तक तो हमने जो यूज स्टेट्स और यूज इफेक्ट पढ़ा है उसी के अंदर काम चल रहा है। हम अपना कुछ ऐसा चाहते हैं कि जब भी कभी API से डेटा लेना हो तो एक फाइल बना कर रख लेते हैं, API उसमें देंगे और डेटा अपना आ जाएगा। इतना कहानी कौन लिखेगा बार बार, ये सब चीज़ें है ना। तो इसी का हम लोग देखेंगे यूज फैच डॉट JS। ये है कस्टम हुक, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी कस्टम हुक बनाओगे तो यूज लगाना मत भूलना, ठीक है। तो यूज फैच क्या है मेरा, कस्टम हुक डॉट JS। सो मूव द फैच लॉजिक टू अ न्यू फाइल टू बी यूज्ड एज अ कस्टम हुक। तो ये पूरा जो लॉजिक हमारा है हम यहाँ पर देखेंगे। इस फाइल में भी आपको यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यूज करना है। हम यहाँ पर यूज फैच के नाम से अपना कंपोनेंट बना रहे हैं। पैरामीटर है मेरा URL और हमने यहाँ पर लिख दिया कांस्टेंट डेटा सेट डेटा यूज स्टेट नल, जो कि हमने ऊपर यहाँ पूरा डिफाइन किया था। उसके बाद हमने क्या लिखा, यूज फैच में फैच के अंदर बार हम लोग URL नहीं बताएंगे, URL यूजर पास करेगा जो भी होगा। हमने एक ऐसा कोड लिख दिया कि जिसमें जब भी आप API बताओगे डेटा आ जाएगा। तो URL में हमने URL को पास कर दिया और क्या लिखा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन डेटा सेट डेटा, और यहाँ से URL को हमने इधर बता दिया इसके अंदर। ये हमारा सेट रिटर्न कर देंगे यहाँ से डेटा और एक्सपोर्ट कर दिया हमने यूज फैच। अब देखो फायदा क्या हुआ, आपको सिर्फ API से डेटा निकालना है तो आपने सिर्फ इतना लिखा और आपका डेटा आ गया। आपको भारी भरकम हर बार इतना डेटा लेने के लिए इतना कोड लिखने की जरूरत
तो हमने क्या करा, इंपोर्ट यूज फैच फ्रॉम यूज फैच, कांस्टेंट डेटा इक्वल टू यूज फैच, अपनी एपीआई का नेम बताओ और यहाँ पर डेटा को लूप कराओ, काम खत्म। तो कभी भी कोई भी एपीआई से डेटा निकालना हो, ये लॉजिक हर जगह काम कर जाएगा आपको, ठीक है। जिस पेज पर चाहिए उस पेज पर चला दो। तो लिखेंगे यूज फैच डॉट जेएस, अब ये ऐसा डायनामिक बना दिया जितनी बार भी यूज करना करो, जैसे हम लोग बनाते हैं ना कैलकुलेशन फंक्शन ए कॉमा बी, रिटर्न कर दो ए मल्टीप्लाई बी या ए प्लस बी। जितनी बार भी आप उस कैलकुलेशन फंक्शन कॉल करोगे उसके अंदर जो भी नंबर डालोगे वो टोटल होके आपको बार बार चला सकते हैं। ये नहीं कि हर बार टोटल करने के लिए एक नया फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन 1 कैलकुलेशन 2। तो उस तरह से हमने इसको बना के डिफाइन कर दिया, यूज फैच डॉट जेएस, दिस इज आवर कस्टम हुक। अब यही जो हमारा कोड है एपीआई के साथ जो हम लोग चला रहे थे वो इतना सा रह गया बस, ठीक है। तो फाइल फैच की इधर रखी हुई है हमारी, और सीधे अपना यूआरएल बताइए क्या डेटा लाना चाहते हैं। अब क्या ये मेरा हर जगह काम करेगा? यहाँ तक तो करेगा, यहाँ नहीं करेगा। अब यहाँ क्यों नहीं करेगा भाई? जो थोड़ा ना हर एक में टाइटल ही लिखा हो, आईडी तो होगा ही होगा, तो वो बदलना पड़ेगा बस, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलिए चला के देखते हैं क्या डेटा आया यहाँ पर, काम कर रहे हैं। चलो कोई दूसरी पे ट्राई कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? पोस्ट, पोस्ट में आईडी है, इसमें भी टाइटल है, ठीक है। तो हम बॉडी चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से यूआरएल किया कॉपी, यहाँ जाकर हमने इसको किया अपडेट, और यहाँ जाकर मैंने बोल दिया इसको बॉडी चला दो भैया, और ये लो सारा बॉडी का डेटा आ गया, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है इसमें, ये देखो लिखा हुआ है इसमें, सेम मैच कर लीजिएगा। इस वाले में यहाँ देखो, इसमें यहाँ देखो, है ना। तो आपको एपीआई की अपने ये पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। इधर तो पता चला तुम सोचे सर ने तो सब में चल रहा, मेरा तो नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा तो इसलिए नहीं चल रहा है, इसको मैच करा लेना तो आपका काम हो जाएगा। तो ये थी आपकी रिएक्ट पेज जर्नी विद प्रॉपर्टीज, और कैसे आप एपीआई वगैरह इसमें फैच करते हो, ठीक है। तो अब आपको जो करना है इसमें कराओ, आपको रिएक्ट की बूटस्ट्रैप भी पता है। अब मैं आपको जो टास्क दे रहा हूँ इसके अंदर, वो टास्क क्या है उसको जरा देखिए आप ध्यान से। जेसन प्लेस होल्डर, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक आपको मिलेगा फोटो के नाम से, इसमें 5000 फोटोग्राफ है, ठीक है। टाइटल आपके पास है, तो यानी कि आपने बूटस्ट्रैप को इस तरह से इंटीग्रेट करना है कि आपके कार्ड भी बन जाए, कार्ड के अंदर जो इमेज है उसके अंदर इमेज भी आ जाए थंबनेल का, और थंबनेल पे जब क्लिक करें तो उसका यूआरएल भी खुलना चाहिए। तो जैसे मैं अगर यहाँ से इसको कॉपी करके चलाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर, अच्छा इन्होंने क्या बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई दूसरी पे देख लेते हैं। फेक स्टोर एपीआई, यहाँ तो फोटो मिल ही जाएंगी, यूज कर चुके हैं पहले भी। तो 20 प्रोडक्ट है अपने पास, सजाओ बढ़िया से अपनी चीज़ों को। कहाँ गया ये देखो फोटोग्राफ, चला के देखो, करो बनाओ, अभी कुछ नहीं करना, बस इनको सजाओ। 20 प्रोडक्ट ला के दिखाओ, विद नैप बार, विद क्राउजल राउजल सारी चीज़ें करके, मल्टीपल पेज बना के, राउट्स लगा के सब सेट करो, ठीक है। इतना काम करना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो एक है इसमें जो सबसे पहले कर लेगा तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब आप इसको कल कर लोगे, मतलब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे तो आपका पूरा हो चुका होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में छोटा मोटा कोई इसमें प्रोजेक्ट टेस्ट करके देखेंगे, अपना बना लेंगे, और उसके बाद में फिर अपनी नोड की जर्नी शुरू करेंगे। पहले फ्रंट एंड से पूरा एक बना के देखते हैं एपीआई के थ्रू, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अपने नोड की तरफ। नोड भी बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा हाई फाई वाला काम नहीं होता उसके अंदर।
नोड पढ़ लोगे, उसके बाद में जैसे अभी क्या तुम डेटा एपीआई से ला रहे हो, फिर तुम अपने बैकएंड से डेटा खुद ही डाल भी सकते हो, ला भी सकते हो वहाँ से, वो सीख जाओगे। तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बैकएंड से डेटा रिट्रीव कैसे होता है। वैसे तो होता सेम वैसे जैसे एपीआई से कर रहे हो, देयर इज़ नो चेंज। हाँ, तो वही सेम प्रोसेस है, डेटा भी वहीं जाएगा माइस्क्यूल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काम करना स्टार्ट करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ ई कॉमर्स स्टोर के नाम से, उसके अंदर आपके क्लिक्स वगैरह सब होने चाहिए, राउटिंग आपको पता है कैसे करनी है, और शॉप का एक पेज बनाओ, शॉप के पेज के ऊपर सारे प्रोडक्ट्स आने चाहिए अपने। ठीक है।